हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज एडवांस जावास्क्रिप्ट। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, looping structures, DOM object and window object in JavaScript, inbuilt objects such as string, math, array, date and number with its properties and methods, simple JavaScript programs to do validations and user interaction। ठीक है, सीधा बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि जावास्क्रिप्ट आखिर है क्या। There is a variety of scripting languages used to develop dynamic websites. JavaScript is an interpreted language, scripting language। अब interpreted scripting language क्या होती है? An interpreted language is a type of programming language that executes its instructions directly and freely without compiling machine language instructions in a special program। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? एक इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके इंस्ट्रक्शंस जो है किसी कंपाइलर के बिना, यानी एक्सटर्नल कोई भी एक प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम जो आपके इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे कंपाइलर बोला जाता है। तो किसी कंपाइलर के बिना कोई अगर जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज कंपाइल होती है यानी इंटरप्रिट होती है तो उसे इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। Program is a set of instructions used to produce various kinds of outputs. JavaScript was initially created to make web pages alive. The programs in these languages are called scripts. JavaScript में जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के क्या क्या फीचर्स है? तो पहला है JavaScript is a lightweight scripting language because it does not support all features of object-oriented programming language। जो भी object-oriented programming language है उसके सभी के सभी फीचर्स JavaScript में नहीं है, इसलिए वो lightweight है। दूसरा है no need of special software to run JavaScript programs। जैसे कि हमने अभी देखा, उसके लिए कोई कंपाइलर वगैरह नहीं लगता, इसलिए ये एक फीचर है, नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर। थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट सपोर्ट्स इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग फैसिलिटी। इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट खुद में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। इवेंट बेस्ड यानी ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, यानी आप वेब डिजाइनिंग करते हो तो उस वक्त में आपको ये इवेंट्स पता चलेंगे। इसके साथ साथ ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव यानी अगर कोई वेरिएबल आप समझो स्मॉल लेटर में आपने लिखा है, डिफाइन किया है, और आप बाद में उसे कैपिटल लेटर से कॉल कर रहे हो तो वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है। स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल में ही उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ फीचर इज जावास्क्रिप्ट हेल्प्स द ब्राउजर टू परफॉर्म इनपुट वैलिडेशंस विदाउट वेस्टिंग यूजर्स टाइम बाय द वेब सर्वर एक्सेस। वैलिडेशन में भी ये काम आता है। फिफ्थ वन इज इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली। जावास्क्रिप्ट क्योंकि वो सर्वर साइड में भी है और क्लाइंट साइड में भी है, तो जब हम उसे डेट और टाइम के बारे में पूछते हैं तो क्लाइंट का जो भी डेट टाइम है वो अपने आप से ले लेता है, तो इट कैन इजीली हैंडल डेट टाइम। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स सिंटैक्स इज सेम एज सिंटैक्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बाकी के जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है उसका सिंटैक्स और जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल स्टेटमेंट सिंटैक्स सेम है। ठीक है। नेक्स्ट है
An important part of JavaScript is the ability to create new functions within script. Declare a function in JavaScript using function keyword. JavaScript में हम छोटे छोटे फंक्शंस बना सकते हैं अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। आगे जाके देखेंगे डिटेल में कैसे बनाते हैं वो। सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कौन कौन से? पीसी, मैकिंटोश, सनस्पार्क एक्सेट्रा। और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यानी कि विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक है, इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारे जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, इन सभी पे एक जैसा चलता है, उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये भी आपको याद रखना है। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। एनी जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिट जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, समझो फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम, ओपेरा, सफारी, इस तरह के जो भी ब्राउजर्स है वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट सभी ब्राउजर्स में अवेलेबल होता है और वर्क करता है। ड्यू टू डिफरेंट फीचर्स, जावास्क्रिप्ट इज नोन एज यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी आ सकता है ट्रू फॉल्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये आप ध्यान से याद रखिए, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के स्क्रिप्टिंग रहते हैं। एक तो रहता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, दूसरा है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? इन दिस टाइप द स्क्रिप्ट रिसाइड्स ऑन क्लाइंट कंप्यूटर, दैट इज ब्राउजर। क्लाइंट का कंप्यूटर जो रहता है वो ब्राउजर के थ्रू ही जावास्क्रिप्ट रन करता है, तो ब्राउजर, एंड दैट कैन रन ऑन द क्लाइंट। बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स आर प्लेस्ड इनसाइड एन HTML डॉक्यूमेंट। आप जो भी वेब पेज बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, उसका HTML डॉक्यूमेंट जो रहता है उसमें ये स्क्रिप्ट रन होता है, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? इन दिस टाइप द स्क्रिप्ट रिसाइड्स ऑन वेब सर्वर। To execute the script, it must be activated by client, then it is executed on web server. क्लाइंट साइड का स्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट के ब्राउजर में ही एग्जीक्यूट होता है, और सर्वर साइड का स्क्रिप्ट जो रहता है वो क्लाइंट ने इनिशिएट करना चाहिए रहता है, एक्टिवेट करना चाहिए रहता है, उसके बाद वो सर्वर साइड में रन होता है। समझ में आया थोड़ा डिफरेंस? आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो एक एक पॉइंट्स देखेंगे। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड एट द बैक एंड वेयर द सोर्स कोड इज नॉट विजिबल और हिडन एट द क्लाइंट साइड, दैट इज ब्राउजर। ऑन द अदर हैंड, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड एट द फ्रंट एंड which users can see from the browser. So server side scripting is more secure than client side scripting. इसका मतलब समझिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहाँ पे होता है? बैकएंड यानी सर्वर पे होता है, जो हमको दिखता नहीं है। ब्राउजर तो हमको दिखता है क्योंकि वो हमारे पास रहता है, हमारे कंप्यूटर के ब्राउजर में रहता है, ठीक है। ऑन अदर हैंड, क्लाइंट साइड का स्क्रिप्टिंग जो है वो फ्रंट एंड यानी हम जो वेब पेज बनाते हैं HTML, उसमें हमको दिख जाता है। लेकिन सर्वर साइड का स्क्रिप्टिंग एक बार बना लिया तो आपको वो अपलोड करना पड़ता है वेब सर्वर पे, और वो जब रन होता है तो हमको दिखता नहीं है वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और लेकिन वो दिखता नहीं है इसलिए वो सिक्योर होता है ज़्यादातर, उस पर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्लाइंट साइड में हो सकता है छेड़छाड़, लेकिन सर्वर साइड में कम से कम, यानी चांसेस ही नहीं रहते उसमें। व्हेन अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट इज प्रोसेस्ड, it communicates to the server. As against, client side scripting does not need any server interaction. ये अपने आप में ही कैसा है कि सर्वर साइड अगर स्क्रिप्ट रन करना है तो सर्वर तो आपके पास है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट साइड से उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये स्क्रिप्ट हमको सर्वर पे रन करना है। लेकिन क्लाइंट साइड पे अगर स्क्रिप्ट रन करना है तो हमें सर्वर इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? थर्ड पॉइंट,
The client-side scripting language involves languages such as HTML5, JavaScript, etc. In contrast, programming languages such as PHP, ASP.NET, Ruby, ColdFusion, Python, C#, etc. are used on server-side scripting. तो ये भी आपको याद रखना है कि क्लाइंट साइड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस लगती है। HTML5 लगता है जो कि लेटेस्ट है, जावास्क्रिप्ट लगता है, और सर्वर साइड में अगर हमको स्क्रिप्ट रन करने हैं, जावास्क्रिप्ट भी रन करना है, तो हमें किस लैंग्वेजेस की मदद लेनी पड़ती है? PHP, ASP.NET, Ruby, ColdFusion, Python और C#। जावास्क्रिप्ट इन दोनों में भी सेम है, लेकिन ये जो लैंग्वेज जो है बेस लैंग्वेज HTML को यहाँ पे कौन कौन रिप्लेस करता है? PHP, ASP.NET, Ruby, ColdFusion, ये जो लैंग्वेज है ये रिप्लेस करते हैं वहाँ पे। फोर्थ पॉइंट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूजफुल इन कस्टमाइजिंग the web pages and implements the dynamic changes in the website. Conversely, the client-side scripts are generally used for validation purpose and effectively minimize the load on the server. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग किस लिए यूजफुल होता है? वेब पेज को बनाने के लिए, उसको कस्टमाइज करने के लिए और डायनेमिक उसमें चेंजेस करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है सर्वर साइड। जैसे कि हमने कोई इनपुट डाला है, उसके इनपुट के बेसिस पे अगर हम कुछ शो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लगेगा? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लगेगा। और कुछ वैलिडेशन जो रहते हैं वो सर्वर के थ्रू ही हो पाते हैं। समझो अभी आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड तो आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा, वो सर्वर में रहेगा। तो जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तो स्क्रिप्ट क्या करता है? बैकएंड में जाके आपने यूजर नेम और पासवर्ड सही डाला है कि नहीं वो देखता है, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करके वो आपको रिजल्ट वैलिडेट करके बताता है कि हाँ ठीक है, आपने सही पासवर्ड डाला है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। समझ में आए? इस तरह से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वर्क करता है। फिफ्थ पॉइंट इज स्पेशल सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्वर साइड स्क्रिप्ट, whereas client side script requires web browser as an interface. ये समझ में आया कि क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लगता है। समझो अगर हमने लिनक्स पे रन कर रहे हैं तो लिनक्स का सॉफ्टवेयर लगेगा, उसमें सर्वर जो अपाचे वगैरह जो रहते हैं वो रहेगा। या फिर ऑफलाइन हम अपने कंप्यूटर पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रन करना चाहते हैं तो जैम्प वैम्प इस तरह के सर्वर्स जो रहते हैं सॉफ्टवेयर वो हमको रखने पड़ेंगे इंस्टॉल करके। दूसरी तरफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लगता है क्या? नहीं, हमारा जो सिंपल ब्राउज़र है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है जिसमें हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग रन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो देर आर सम पॉपुलर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज। जावास्क्रिप्ट के साथ साथ कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स भी बनाए गए हैं, तो अलग अलग पर्पस के लिए ये बनाए गए हैं। कौन कौन से है ये? AngularJS, Vue.js और React। AngularJS क्या है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क डेवलप मेनली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज यानी एक ही पेज पे अगर आपको पूरा वेबसाइट वगैरह दिखाना है तो उसके लिए अगर आप यूज करना चाहते हो सीखने के बाद तो AngularJS इज यूजफुल फॉर दैट। Vue.js क्या है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस, UI जिसे बोला जाता है। इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विथ अदर प्रोजेक्ट्स एंड लाइब्रेरीज। ये भी एक तरह का जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ही है। React, it consists of JavaScript libraries for building UI for single page application and mobile application। ठीक है, तो ये तीन तरह के फ्रेमवर्क्स है जो आप पहले जब जावास्क्रिप्ट पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सीखोगे उसके बाद ये तीनों आप सीख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच केस एंड लूपिंग स्ट्रक्चर्स। Previous year, we have learnt different basic syntax of JavaScript such as variable declaration, if structure, function, etc. Let us learn some extra features. ठीक है, लास्ट ईयर हमने क्या देखा? बेसिक सिंटैक्स देखे जावास्क्रिप्ट के। अब हम देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या है? जावास्क्रिप्ट हैज अ बिल्ट इन मल्टी-वे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज स्विच। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट
the value of given expression against a list of case values, and when match is found, a block of statement associated with that case is executed. सिंपल तरीके से बताया जाए तो जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल स्विच रहता है, आपने ऑन किया है तो क्या करेगा, लाइट ऑन होगा, अगर आपने ऑफ किया है तो लाइट ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से ये काम करता है, सिर्फ इसमें हमको केस के नंबर्स या फिर केस का कोई आइडेंटिफायर देना पड़ता है कि समझो केस इज सो एंड सो, देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ केस इज सो एंड सो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आया? देयर शुड नॉट बी डुप्लीसिटी बिटवीन द केसेस, केसेस सेम नहीं होने चाहिए एक जैसे, नहीं तो फिर वो जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है एक्शन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। द वैल्यू फॉर द केस मस्ट बी सिमिलर डेटा टाइप एज द वेरिएबल इन स्विच। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी। इसमें डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो रहता है वो कोई मैंडेटरी नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है उसकी। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, पहले सिंटैक्स देखते हैं कि केस स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट कैसे रहता है। यह है सिंटैक्स। कैसे लिखते हैं, स्विच ब्रैकेट में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी जो भी हमको चाहिए वो, स्विच यानी क्या स्विच करना है तो, और कब करना है वो कौन बताएगा, केस। स्विच करो, कब करो, जब केस वैल्यू 1 होगा। तो केस वैल्यू जब 1 होगा तो क्या करना है, हमको एक स्टेटमेंट ब्लॉक रन करना है, स्टेटमेंट ब्लॉक 1। उसके बाद ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया यानी खत्म कर दिया वो स्टेटमेंट। समझो केस वैल्यू हमको 2 रन करना है, तो अगर केस वैल्यू 2 है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 रन करो और बंद हो जाओ। इस तरह से केस वैल्यू n, स्टेटमेंट ब्लॉक n ब्रेक। और डिफॉल्ट लिखना जरूरी नहीं रहता, अगर लिखा है तो भी चलता है, स्टेटमेंट ब्लॉक डिफॉल्ट का। ठीक है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा प्रोग्राम में, तो ये यहाँ पे दिया है। पहले हमने डॉक टाइप HTML मेंशन कर दिया, हेड के अंदर टाइटल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, टाइटल हेड क्लोज। बॉडी टैग में हमने इसका h1 टैग दे दिया, यूज ऑफ स्विच केस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले एक वेरिएबल दे दिया, डे इज इक्वल टू 6, छठा डे है। ठीक है, स्विच में हमने एक्सप्रेशन क्या डाला, डे, तो डे इज एक्सप्रेशन। कौन सा डे हम पूछ रहे हैं उससे, तो केस ये बताएगा कि कौन सा डे है। समझो अगर 1 बताया तो हमको अलर्ट में क्या दिखाना है, मंडे, क्योंकि हमारा जो वीक का जो पहला दिन होता है वो मंडे होता है। ठीक है, तो केस 1 अगर है तो वो क्या दिखाएगा, अलर्ट दिखाएगा मंडे और ब्रेक हो जाएगा। केस 2 अगर है, यानी ये 2 कहां पे जाएगा, डे में। समझ में आया? ये जो वैल्यू रहता है केस का, ये यहां पे जाएगा और स्विच को बताएगा कि कौन सा डे है। अगर उसको पता चला कि ये 5th डे है तो वो फ्राइडे अलर्ट करेगा और ब्रेक हो जाएगा। कुछ डाला ही नहीं उसमें हमने, तो वो इनवैलिड डे बताएगा डिफॉल्ट। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे n बताया है, 2 बताया, 1 बताया, यहाँ पे ब्लॉक में कोई भी वैल्यू डाला नहीं है तो डिफॉल्ट, तो अलर्ट में इनवैलिड डे बताएगा, क्योंकि स्विच में आपने कोई एक्सप्रेशन ही डाला नहीं है। तो इस तरह का ये सिंपल प्रोग्राम है, ये आप करके देखिएगा। इसका आउटपुट ऐसे आता है। समझो अगर मैंने 6 डाला, केस 6, तो इसका सैटरडे करके रिजल्ट बताएगा, अलर्ट। इसमें नोट दिया है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ स्क्रिप्ट इज रिप्लेस्ड बाय टाइप एट्रीब्यूट इन ऑल द प्रोग्राम्स एज इट इज स्टैंडर्डाइज। ये लास्ट में हमने ये जो देखा, टाइप इज स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। पहले यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा करते थे, लेकिन अभी स्टैंडर्डाइजेशन होने के कारण कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिख दिया तो भी चलता है। समझ में आया? आगे देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। While creating programming logic, we need to execute some statements repeatedly. Iteration refers to the execution of statement or a group of statements of code for a fixed number of times or till the condition is satisfied. Fixed number of times
or the condition is satisfied. The condition should be Boolean condition. Some commonly used JavaScript looping statements are for loop and while loop. तो अभी ये स्टेटमेंट क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट? तो इट्स अ इटरेशन. इटरेशन क्या होता है? किसी फिक्स नंबर के लिए, यानी समझो 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, या फिर जब तक वो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ये लूप चालू रहता है. और वो कंडीशन क्या हो सकती है? सिर्फ एक बुलियन कंडीशन, यानी ट्रू और फॉल्स. अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा नहीं है तो ये करो. ठीक है, तो ये दो तरह के लूप्स रहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट में. फॉर लूप, तो पहला फॉर लूप देखेंगे. दिस लूप एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन बिकम्स ट्रू. कंट्रोल कम्स आउट फ्रॉम द लूप व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स. जब तक वो ट्रू है कंडीशन तब तक वो लूप चालू रहेगा. जैसे ही वो फॉल्स हो जाता है ये लूप बंद हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. ठीक है, द बेनिफिट ऑफ फॉर लूप इज दैट इट कंबाइंस इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड द लूप इटरेशन, इंक्रीमेंट ऑफ और द डिक्रीमेंट, यानी बढ़ सकता है या फिर घट सकता है इन अ सिंगल स्टेटमेंट. अब ये फॉर लूप कैसे यूज करते हैं आगे देखेंगे. इसका सिंटैक्स इस तरह से है. फॉर ब्रैकेट में इसे हमें पहले इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइजेशन, फिर एक कंडीशन डालना है और उसके बाद इटरेशन. इटरेशन कैसे हो सकता है? एक तो इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर डिक्रीमेंट. और करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट ब्लॉक लिखना है हमको कि फॉर अगर ऐसा कंडीशन है तो हमें क्या दिखाना है, तो स्टेटमेंट ब्लॉक. Initialization is assigning initial value to the variable which executes only once and then the condition is checked. Loop will execute statements in the statement block till the condition is true. When condition becomes false, the control is transferred out of the loop and it will execute remaining program. Iteration means increment or decrement value of a running variable. यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइजेशन में जो वेरिएबल डाला है उसका ये इटरेशन, यानी एक तो डिक्रीमेंट हो सकता है या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है. तो इस तरह से ये सिंटैक्स जो है इसका एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला और दूसरा. फॉर लूप हमने क्रिएट किया, उसमें हमने इनिशियलाइज क्या किया? आई इज इक्वल टू 1. आई का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? 1. आई क्या है? अब ये कंडीशन है. आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 से ये कम है. और आई को बढ़ाते जाओ, प्लस प्लस, यानी बढ़ाते जाओ, इंक्रीमेंट जिसे बोलते हैं. तो ये लूप चालू हो जाएगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यानी ट्रू हो रही है तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट lni ये दिखाएगा. और 1 से यानी इनिशियल वैल्यू 1 है और 5 से कम है या फिर इक्वल टू है तो ये कैसे दिखाएगा? पहले 1 दिखाएगा. ठीक है, बाद में अगर i इज इक्वल टू 2 हो गया तो 2, i इज इक्वल टू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 से कम है तो वो भी आ गया. 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 इज इक्वल टू 5 हो गया तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. अगर समझो 6 है तो 6 इज नॉट लेस देन 5, इक्वल टू तो छोड़ो, लेस देन नहीं है, वो बड़ा है 6, तो वो नहीं आएगा, तो ब्रेक हो जाएगा. तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ब्लॉक दिया है. अगर फॉर लूप नहीं होता तो इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, दूसरा एग्जांपल है. फॉर लूप लिखा हमने, आई को इनिशियलाइज किया है एज 5. आई का इनिशियल वैल्यू क्या है? 5. और आई क्या है? आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस. इस केस में हमने इंक्रीमेंट किया, इस केस में हमको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 5 जो हमने ये कंडीशन डाला है इससे ये ज़्यादा है इनिशियल वैल्यू, तो हमको घटाते घटाते जाना है. तो पहले क्या आएगा? i इज इक्वल टू 5 है तो ये आएगा, क्योंकि i इज ग्रेटर देन 1 तो 5 इज ग्रेटर देन 1, 5 आ गया. 4 इज ग्रेटर देन 1 आ गया. 3 इज ग्रेटर देन 1 आ गया. 2 इज ग्रेटर देन 1 आ गया. और ये क्या करना है? हमको घटाना है. ये इटरेशन जो है ये डिक्रीमेंट इटरेशन है. तो पहले क्या था वैल्यू? 5. बाद में क्या किया हमने? 1 माइनस किया तो 4 हो गया.
फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 1 हो गया। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। तो यहाँ तक 5 जो थे स्टेटमेंट तो वो ट्रू आ गए। उसके बाद अगर 0 आता है तो 0 नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता, कम होता है तो फॉल्स हो गया, तो ये लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल में क्या लिखना है हमको, आई यानी क्या, ये इनिशियलाइज किया है वैल्यू, पहले 5 दिखाएगा, फिर 4, 3, 2 और 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है लूपिंग स्टेटमेंट, व्हाइल लूप। दिस लूप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। As soon as the condition becomes false, the controls comes out of the loop, just like for loop. इसका सिंटैक्स कैसे है, इनिशियलाइजेशन करना है हमको पहले, और while स्टेटमेंट के अंदर इसमें ब्रैकेट में कंडीशन लिखना है, while जब तक ये कंडीशन चालू है तब तक ये स्टेटमेंट ब्लॉक। The statement within the loop may be a single line or a block of statements. If the statements within loop is a single line, then the curly parenthesis is optional. Here loop will execute repeatedly as long as the condition is true. Note that if condition always true, then loop would be executed infinitely. So after some execution, condition becomes false. एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। फॉर लूप में हम क्या करते थे, ब्रैकेट में ही इनिशियलाइज करते थे। यहाँ पे हमें पहले इनिशियलाइज करना है वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, आई इज इक्वल टू 1, तो उसका इनिशियल वैल्यू हमने 1 दे दिया। व्हाइल, व्हाइल में हम क्या करेंगे, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक आई 5 से कम है या फिर 5 के इक्वल है तब तक हमें ये स्टेटमेंट रन करना है। कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल ब्रैकेट में आई का वैल्यू जो भी रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद जो इटरेशन पार्ट रहता है, जैसे फॉर लूप में इटरेशन था, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, वो हमको व्हाइल लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अभी वैल्यू है आई का उसमें एक ऐड करो, यानी पहला वैल्यू क्या था 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो नेक्स्ट जो है इटरेशन वो 2 हो गया। तो व्हाइल आई इज इक्वल टू 5, यानी आई का वैल्यू अभी क्या हो गया 2, तो जब तक 5 नहीं हो जाता तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। समझ में आया? तो ये इस तरह का प्रोग्राम जो है ये मैंने करके रखा है नोटपैड प्लस प्लस में, वो आपको दिखाऊंगा मैं। प्रोग्राम नंबर 1 जो है वो है टेबल। टेबल्स यानी हम जो पहाड़े ये करते हैं, लर्न करते हैं 1 से 10 पहाड़े, तो वो जो टेबल्स है ना, ये हम प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट में जनरेट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे, पहले डॉक टाइप मेंशन कर लिया, हेड में टाइटल दे दिया टेबल आई, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अब इसमें हमको क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है, डिस्प्ले करके एक फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन में क्या रहेगा, हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। पहले फॉर लूप का एग्जांपल देखेंगे। तो फॉर लूप में हमने ये 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, वेर आई कॉमा ए। ठीक है, तो ए क्या है, ए को वैल्यू आ रहा है फॉर्म से, फॉर्म 1, फॉर्म 1 यानी फॉर्म का जो नेम है वो यहाँ पे आएगा, फॉर्म 1 डॉट t1 डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है फॉर कंडीशन क्या है, i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन i प्लस प्लस। इसके बाद हम क्या उसको डिस्प्ले करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में a इंटू आई प्लस और br, यानी नेक्स्ट लाइन में दूसरा जो है पार्ट वो दिखाई देगा। ठीक है, और इस तरह से ये फॉर लूप बंद हो जाएगा और ये जो करली ब्रैकेट थी फंक्शन की ये यहाँ पे बंद हो जाएगी। इस तरह का एक सिंपल प्रोग्राम है। फिर स्क्रिप्ट टैग एंड होगा, हेड टैग एंड होगा। अब जो यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट दिया है तो हमको HTML में बॉडी टैग में दिखाना है, तो फॉर्म हमको क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म नेम इज इक्वल टू फॉर्म नेम 1, एंटर द नंबर ऑफ डिस्प्ले टेबल।
जिस भी अंक का आपको पहाड़ा उस पर प्रिंट करवाना है, यानी टेबल प्रिंट करवाना है, वो आपको नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो नंबर टाइप करवाने के लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1। T1 जो है, इसमें आप जो वैल्यू डालोगे उसका पहाड़ा आपको एक के नीचे एक आ जाएगा। यहाँ पे पहाड़ा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बटन भी तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू डिस्प्ले टेबल, जो भी टेबल डिस्प्ले करना है उसका यहाँ पे टाइटल दे दिया, ऑन क्लिक डिस्प्ले। ऑन क्लिक का मतलब क्या है, ये ऑन क्लिक इवेंट होगा। जब ऑन क्लिक होगा, कोई माउस से क्लिक करेगा उस बटन पे, तो डिस्प्ले नाम का ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। कॉल होने पर क्या करेगा, ये फॉर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है ब्राउजर में, ये देखेंगे। इस तरह से ये प्रोग्राम रन होगा। एंटर नंबर टू डिस्प्ले टेबल। अब समझिए, मैंने 2 नंबर डाल दिया, मुझे 2 का पहाड़ा चाहिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैंने डिस्प्ले टेबल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे 2 का टेबल आ गया, 2:1, 2:2, 4, 2:3। ये इस तरह से 2 से 20 तक का आ गया। फिर हम रिफ्रेश करेंगे, समझिए 13 का मैंने पहाड़ा चाहिए, तो डिस्प्ले टेबल, तो 13 का भी यहाँ पे 13 से लेके 130 का आ गया। समझ में आया? इस तरह से ये प्रोग्राम रन करना है आपको। इसका आउटपुट इस तरह से दिखे, समझो यहाँ पे आउटपुट में दिखाया 19 का पहाड़ा, तो 19 से लेके 190 तक ये आता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये फॉर लूप के लिए है। तो ये प्रोग्राम भी मैंने नोटपैड प्लस प्लस में करके रखा है। क्या है प्रोग्राम, पहले हमने डॉक टाइप HTML मेंशन किया। HTML हेड में प्राइम नंबर कैसे ढूंढते हैं फॉर लूप की मदद से, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले फंक्शन बना लिया। फंक्शन में क्या करना है, फंक्शन डिस्प्ले वेरिएबल ए और आंस यानी आंसर, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। तो वेरिएबल जो ए है उसमें वैल्यू क्या आएगा, पार्स इंट form1.t1.value। जो भी हम फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे उसका वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं। आंसर इक्वल टू 1, ये हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, आंस इक्वल टू 1। फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई इज ग्रेटर देन ए, आई प्लस प्लस। अब समझिए हमको प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो एक तो खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर किसी और यानी कोई भी ऐसा नंबर, होल नंबर जो खुद से डिवाइड हो सकता है और एक से डिवाइड हो सकता है, उसे प्राइम नंबर बोला जाता है। तो 2, 3, 5 वगैरह जो है वो प्राइम नंबर्स है। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, हमको कोई भी अगर हम नंबर डालते हैं तो ये प्राइम नंबर है कि नहीं ये हमको बताएगा। तो फॉर लूप में आई इज इक्वल टू 2, आई इज ग्रेटर देन ए और आई प्लस प्लस। अभी ये ए जो है ये क्या है, ये हम जो वैल्यू डालने वाले हैं फॉर्म में, तो ये वैल्यू है पार्स इंट। पार्स इंट से क्या होता है, अगर कोई स्पेस वगैरह कोई इंटीजर छोड़ के कुछ आ जाता है उसमें तो वो निकाल देता है, उसको पार्स कर देता है। फॉर लूप के अंदर हमको और एक कौन सा कंडीशन डालना है, इफ ए मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू 0 देन आंसर इज इक्वल टू 0। आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी अगर उस नंबर को जो आपने इंटर किया है उसको आई का जो भी वैल्यू है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आंसर हमको क्या करना है, 0 और ब्रेक कर देना है। इसका कोई यूज़ नहीं। तो ये हमको चेक करना है। अगर इसके बाहर आके इफ आंसर इज इक्वल टू 1 यानी उसको डिवाइड हो सकता है, तो अलर्ट क्या दिखाना है हमको, नंबर इज अ प्राइम नंबर, एल्स अलर्ट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस तरह का एक शॉर्ट स्क्रिप्ट है। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग एंड हो जाता है हेड टैग, और फिर बॉडी टैग में हमको क्या लिखना है, एक तो H1 दे दिया हेडलाइन, फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म नेम इज इक्वल टू form1। अब यहाँ पे एंटर योर नंबर, जो भी आपको एंटर करना है उसका वैल्यू क्या रहेगा, T1, जो यहाँ पे चला जाएगा
form1.t1.value, और उसके बाद ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। और वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक इनपुट बटन चाहिए। तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन वैल्यू चेक प्राइम नंबर, और इसको क्या इवेंट देंगे, क्योंकि बटन अपने आप से तो कोई एक्शन नहीं लेता, तो इसको एक इवेंट देना पड़ता है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हमने क्या दिया, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कहाँ पे लिखा है हमने, ये ऊपर फंक्शन डिस्प्ले। जैसे ही हम इनपुट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, रन होगा, और वहां पे हमको रिजल्ट दिखाएगा कि नंबर इज अ प्राइम और नॉट प्राइम। ठीक है, करके देखते हैं ब्राउजर में। ये देखिए, इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पे ब्राउजर में दिखाई देगा, प्रोग्राम टू चेक नंबर वेदर इट इज प्राइम और नॉट। समझो मैंने यहाँ पे 7 डाला और चेक किया, तो नंबर इज प्राइम, क्योंकि 7 इज डिवाइडेड बाय 7 और 1। ठीक है, वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है, उसे प्राइम नंबर बोला जाता है। अब समझो मैंने यहाँ पे डाला 4, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 को हम सिर्फ 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, 4 को 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।